नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए खास बुलेटिन न्यूज प्लस की शुरुआत करेंगे और एक अच्छी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल ग्रैमी अवार्ड्स में भारत का जलवा, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन की बैंड ने जीता ग्रैमी बैंड शक्ति का एल्बम दिस मोमेंट बना बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। दरअसल इस बैंड में शंकर महादेवन, जॉन मैक्लॉनिन, जाकिर हुसैन, वी सालवा गणेश और गणेश राजगोपालन जैसे कलाकार साथ काम करते। गत साल 23 जून को रिलीज हुआ था एल्बम। इसमें सभी कलाकार जिसके नाम ने नाम लिए हैं उन्होंने एक साथ काम किया है, लेकिन मेहनत का फल, अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। और वही हुआ ग्रैमी अवार्ड, जिसे अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवार्ड माना जाता है और उसमें भारत का जलवा बरकरार है। और इसमें महारत हासिल की है इस बार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के बैंड ने ये ग्रैमी अवार्ड जीता है। दरअसल ग्रैमी बैंड शक्ति का एल्बम दिस मोमेंट बना बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम और ऐसे में संगीत प्रेमियों में बेहद खुशी की लहर है। भाजपा का मिशन तेलंगाना, दरअसल इस महीने के अंत तक तेलंगाना में उम्मीदवार घोषित करेगी भारतीय जनता पार्टी। अधिसूचना से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर सकती है भाजपा। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कविता पाठक को उतारने की तैयारी भी की जा रही है। फायर ब्रांड नेता और महिला मोर्चा की प्रवक्ता है कविता पाठक और ऐसे में नदीमपल्ली कविता पाठक कविता ने अपने एनजीओ के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं में एक खास पैठ भी बनाई हुई है। 3 तलाक के मुद्दे पर अपनी मुखरता के कारण राज्य में चर्चा रही है और असदुद्दीन ओवैसी, उनको कौन नहीं जाता, एआईएमआईएम प्रमुख। और ऐसे में जब उनके सामने कविता पाठक उतरेंगी तो मुकाबला अपने आप में दिलचस्प हो जाएगा। और इसीलिए मिशन तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास भी, क्योंकि ये इसलिए भी क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे, कर्नाटका हाथ से निकल गई थी, लेकिन इस बार तेलंगाना में क्या कुछ खास रहेगा आम चुनावों में, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के सामने इस बार भारतीय जनता पार्टी कविता पाठक को उतार रही है और फिलहाल इसकी चर्चा भी चल रही है। अब सपा और कांग्रेस में खींचतान बढ़ गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन में टेंशन जो थी वो थम नहीं रही है। पहले बिहार, फिर बंगाल, यहां झटका मिल चुका है, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी सपा मौके का लाभ उठाना चाहती है। दरअसल चुनावी तैयारियों को लेकर कांग्रेस से आगे चल रही है समाजवादी पार्टी। अब तैयारियां अगर अच्छी होंगी तभी उसका रिजल्ट भी आएगा। कांग्रेस से सपा आगे है। कांग्रेस को 11 सीटें देने के साथ अपनी पार्टी में 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इससे प्रदेश कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई है और इसका जवाब देने के लिए सभी 80 सीटों पर कांग्रेस ने तैयारियां अब शुरू कर दी है। सिर्फ 11 सीटों की घोषणा से कांग्रेसी सहमत नहीं है। 2019 का अगर हम जिक्र करें तो सपा को 5 तो कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट ही मिली थी। लेकिन इस बार 2024 में क्या कुछ खास होगा, किसकी तैयारी रंग लाएगी, या फिर यूं कहें कि कंपटीशन तो बहुत बड़ा है। इस कंपटीशन में कौन अपनी पैठ बनाएगा, ये देखने वाली बात है। मोहम्मद मोइजू की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। भारत से तनातनी के बीच मालदीव की राजनीति में खींचतान जारी है। राष्ट्रपति मोइजू के फैसले के कारण रिश्तों में खटास आ चुकी है। इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां मोइजू का विरोध भी कर रही है। माफीनामे का इंतजार किया जा रहा है। लंबे समय से कहा जा रहा था कि इनको माफी मांगनी चाहिए और आज संसद बैठक में अपना पहला राष्ट्रपति भाषण देने वाले हैं मोइजू। 2 मुख्य विपक्षी पार्टियों ने संबोधन का ही बहिष्कार कर दिया। आप जरा सोचिए, जहां पर आपका कोई संबोधन नहीं सुनना चाहता, वहां पर पहला राष्ट्रपति भाषण देने वाले हैं मोइजू। उसका किसी को भी कोई भी एक्साइटमेंट, कोई क्रेज, कोई उत्सुकता नजर नहीं आ रही, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनको भारत से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो मालदीव का जो हश्र है, जितना बुरा अभी हुआ है उससे ज्यादा बुरा हो जाएगा। चिली के जंगल में आग का विकराल रूप। जंगल की आग भड़कने से 99 लोगों की मौत हो गई है। बेहद दुखद खबर, परेशान करने वाली खबर। 19 हेलीकॉप्टर्स और 450 से ज्यादा अग्निशामक आग बुझाने में लगे हुए हैं। आग के कारण अभी तक नहीं पता चल पाए, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 99 लोगों की मौत है तो कितनी भीषण आग लगी होगी। 1600 घर अभी तक नष्ट हो चुके हैं। अधिकारियों ने हजारों लोगों को अपने घरों को खाली करने की अपील कर दी है। वो इसलिए क्योंकि कोशिशें तो लगातार जारी है कि आग को बुझाया जा सके, लेकिन चिली के जंगल अपने आप में दुनिया में मशहूर है और 99 लोगों की मौत, 1600 घर नष्ट, और इसीलिए
अधिकारियों ने अब कई लोगों को यानी कि हजारों की संख्या में लोगों को घरों को खाली करने की अपील कर दी है। तटीय पर्यटन शहर विरा डेल मार के आसपास के इलाके भी इससे प्रभावित हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि कैसे और कब और किस तरह से इस आग पर काबू पाया जा सकेगा। गगनयान से पहले व्योम मित्र छुएगा आसमान। दरअसल गगनयान मिशन की तैयारियों के तहत भेजा जाएगा अंतरिक्ष में रोबोट को महिला अंतरिक्ष यात्री की शक्ल दी गई है। बेहद खास है सुनना भी, जरा सोचिए जब ये किया जाएगा तब कितना दिलचस्प होगा। मुख्य गगनयान मिशन अगले साल 2025 में भेजा जाएगा। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर भेजा जाएगा। हालांकि मिशन बेहद खास है, चुनौती बेहद ज्यादा है और ऐसे में गगनयान से पहले व्योम मित्र आसमान को छुएगा, ये कोशिश रहेगी और गगनयान मिशन की तैयारियों के तहत इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा ताकि पहले के एटमॉस्फेयर को और हर एक चीज को अच्छे से जांचा जा सके। और जो रोबोट भेजा जा रहा है उसको एक महिला अंतरिक्ष यात्री की शक्ल दी गई है। जो मुख्य गगनयान मिशन है उसको तो 2025 में भेजा जाना है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले यह मिशन अपने आप में बेहद खास, क्योंकि इसमें एक रोबोट महिला यात्री जाएगी। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से बड़ी खबर है। गेंडे ने 2 अधिकारियों पर हमला कर दिया। यह भी जानकारी मिली कि गंभीर हालत में दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवाना पड़ा। दरअसल गश्त के दौरान वन रक्षक और होमगार्ड पर गेंडे ने हमला कर दिया। 3 फरवरी को भी एक व्यक्ति पर हमला किया था। दरअसल इस तरह से वाइल्ड एनिमल्स अगर हमला कर रहे हैं और वो भी उन पर जिन पर एक अहम जिम्मेदारी है उन सब की। इनमें 2 अधिकारी हैं जिनमें गश्त के दौरान एक वन रक्षक है, एक होमगार्ड है। ऐसे में उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, ट्रैकिंग करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ ये 2 अधिकारी नहीं, इससे पहले एक व्यक्ति पर भी इस गेंडे ने हमला किया था। अब ट्रैकुलाइज करने की कोशिश जरूर की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उसकी तबीयत बिगड़ी है, उस किस वजह से वो इस तरह से व्यवहार में बदलाव लाकर हमलावर होता जा रहा है। ये भी बेहद जरूरी है। फिलहाल जो घायल हैं दोनों अधिकारी, उनका इलाज जारी है। चलिए मौसम की बात करते हैं, क्योंकि पूरा उत्तर भारत इससे अछूता नहीं है। अगर बात हम हिल स्टेशन की करें तो बर्फबारी हो रही है, बात मैदानी इलाकों की करें तो मावठ हो रही है। और सबसे खास बात यह कि मावठ से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। रबी फसलों के लिए अमृत वर्षा माना जा रहा है इस मावठ को। सरसों, चना, गेहूं, जौ, ये तमाम फसलें ऐसी है जिसका उत्पादन इस मावठ से 15% तक बढ़ेगा। सरसों और चना जिस पर रोग होंगे तो वो भी साफ हो जाएंगे। गेहूं और जौ की फसल में 2 से 3 सिंचाई बच जाएगी। ये भी अपने आप में बेहद खास है और इसीलिए मावठ जो हो रही है वो किसानों के लिए वरदान या फिर यूं कहें कि अमृत वर्षा के समान है। बस जो बर्फबारी के साथ साथ ओलावृष्टि की भी जो बात सामने आ रही है मैदानी इलाकों में, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अमृत वर्षा है। लेकिन अगर ओले गिरते हैं तो फिर चिंताएं जो है वो किसानों की बढ़ जाएगी। वैसे जिस तरीके से मौसम हो रहा है ये कहना गलत नहीं होगा कि माघ में सावन भादो सा एहसास हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 2 प्रदेश के कई जिलों में बारिश लगातार जारी है। जैसे कि राजधानी जयपुर की ही हम बात कर लें, जयपुर सहित कई जगह रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश के कारण तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट भी दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर, जोधपुर में फरवरी के दौरान बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। आज भी पश्चिमी विक्षोभ का असर पूर्वी राजस्थान में कुछ जिलों में रहेगा और अगर मौसम विभाग की माने तो कल से मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। लेकिन कई इलाकों में भी अगले कुछ दिन के लिए अलर्ट जारी है। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ ऐसा है, वेदर रिपोर्ट कह रही है कि अगले कुछ दिन आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बर्फबारी भी चल रही है। पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में है और टेम्परेचर डाउन भी हुआ है। यानी फरवरी के अंत में जो उछाल आना चाहिए था वो नहीं हो रहा। संक्रांत के बाद जो मौसम खुलना चाहिए था वो नहीं हो रहा। ठंड बढ़ रही है और पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है।